Hey everybody, so once again welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta and today in this video we are going to discuss the lecture of company law, where in the last one we were discussing the memorandum of association, where we specifically discussed the name clause. So here we are going to discuss a registered office clause, that is a second clause out of the 5 fundamental clauses of memorandum of association. And if you haven't watched the earlier video, so I'll leave the link in the description box, you can watch that from there. ठीक है, तो शुरू करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है। तो इसके बारे में हमें सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्लॉज बी बताता है कि द सेकेंड क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएट। ये बता रहे हैं कि जो सेकेंड क्लॉज होना चाहिए मेमोरेंडम का, वो ये स्पेसिफाई करे कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपको अपने मेमोरेंडम के सेकेंड क्लॉज में स्पेसिफाई करना होगा। यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ भी है यू हैव टू specify that your registered office of your company is situated at which particular state। ठीक है, फर्दर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 क्या बताता है, दैट विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या फिर जब आपका बिजनेस शुरू होता है, उसके 30 days के विद इन द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ टू बी लोकेटेड मस्ट बी डिसाइडेड, कि आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर लोकेट करना है, या आपको 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर लेना है। ये इसका भी एक टाइम लिमिट है कि विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट यू हैव टू डिसाइड दैट वेयर शुड बी और वेयर विल बी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, एंड द नोटिस ऑफ द लोकेशन मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार हु हैज़ टू रिकॉर्ड द सेम। और फिर आपको उसी 30 days के विद इन आपको जो लोकेशन आपने डिसाइड किया है अब रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रजिस्ट्रार को, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी है, उनको स्पेसिफाई करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका केस है हमारे पास एक हरेंद्र नाथ घोषाल वर्सेस सुपरफॉर्म लिमिटेड 1992 का। लेट्स सी इसमें क्या कहा गया था, दैट ऑल द कम्युनिकेशंस टू द कंपनी मस्ट बी एड्रेस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें बोल रहे हैं कि कंपनी को जो भी कम्युनिकेशंस की जाएंगी, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ बिजनेस और विद द कंपनी, वो सारी कम्युनिकेशंस उस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस को ही एड्रेस की जाएंगी। ठीक है, चाहे वो रजिस्ट्रार की तरफ से कोई नोटिस जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस जा रहा है, किसी डायरेक्टर के, शेयर होल्डर या किसी भी पर्सन के टूवर्ड्स अगर कंपनी को कोई कम्युनिकेशन जा रही है, तो दैट हैज़ टू बी एड्रेस टू द ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस। दिस वॉज बीइंग हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आता क्या है और कितने दिन के विदिन आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। नाउ हाउ कैन वी ऑल्टर द रजिस्टर्ड क्लॉज, हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें सेक्शन 13 बताता है। अगर आपको ध्यान होगा तो नेम क्लॉज में भी सेक्शन 13 के सेक्शन 1, 2 इसके बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पर सब सेक्शन 4, 5 एंड 6 टॉक्स अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ दिस क्लॉज। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले वी आर हैविंग अ केस हियर। लेट्स सी दिस। द केस इज ओडिशा केमिकल्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, AIR 1961. So in this case, shifting of registered office from one state to another and alteration of objects may affect not only the company's shareholder but also its creditors, dealers and employees। यहाँ ये इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जब कोई किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो या फिर अगर कोई भी इस क्लॉज के किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स में ऑल्टरेशन होता है, तो ये ना सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करती है ये चीज़, रादर इट ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्रेडिटर्स, डीलर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये इसके क्रेडिटर्स को भी अफेक्ट करती है, ये इसके शेयर होल्डर्स को भी अफेक्ट करता है, डीलर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी। दिस वॉज बीइंग हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब देखते हैं कि ऑल्टरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 13 क्लॉज 4 बात करता है कि द रजिस्टर्ड ऑफिस कैन बी रिमूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल फोकस दे दीजिए, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दो बातें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑल्टर करना है अपना रजिस्टर्ड
ऑफिस, मतलब आपको किसी एक जगह से जहाँ आपका ऑलरेडी आपने पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराया था कि यहाँ पे है, उससे अब आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, किसी और स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो बाय द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, और दूसरा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लेना इज़ मस्ट, देयर शुड बी द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है इसलिए। सो दिस इज, डू रिमेंबर दिस सेक्शन, सेक्शन 13 क्लॉज 4, ठीक है। फर्दर सेक्शन 13 क्लॉज 5 क्या कह रहा है, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, ठीक है। जिस दिन कंपनी अप्लाई करती है फॉर द ऑल्टरेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉम द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। तो आप लोग इन डेज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। 30 डेज अभी पहले आया था कि विद इन 30 डेज आपको डिसाइड करना है फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60 डेज़ के विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ऑल्ट्रेशन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। सेक्शन 13 क्लॉज 5, फर्दर बिफोर पासिंग इट्स ऑर्डर इट हैज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द ऑल्टरेशन हैज़ द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सनस विच आर कंसर्न विद द कंपनी। यहाँ ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उस ऑल्टरेशन में जो ऑल्टरेशन किया गया है इन द ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, उसमें क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और जितने भी और पर्सन जो कि कंपनी से कंसर्न है उनकी कंसेंट ली गई हो, दैट इज़ मस्ट, ठीक है। Further, alternatively, the central government has to be satisfied that the sufficient provisions has been made by the company for due discharge of all its debts and obligations. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी है जब वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उसने अपने सारे जितने भी उसके डेट्स थे उस प्रायर रजिस्टर्ड ऑफिस के, वो सारे डेट्स प्लस जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी उनको डिस्चार्ज ऑफ कर दिया हो। तो ये दो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है अपनी अप्रूवल देने से पहले कि इन सब लोगों की कंसेंट मिल चुकी हो फॉर द ऑल्टरेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उस कंपनी ने अपनी सारी डेट्स और सारे ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया हो बिफोर द ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। तो इसके बाद फिर विद इन 60 डेज उसको ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करना होगा। नाउ देयर इज सेक्शन 13 क्लॉज 7, इसमें क्या है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द ऑल्टरेशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। यहाँ ये बोल रहे हैं क्योंकि अब ऊपर वाले सेक्शन 13 क्लॉज 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया और उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की सर्टिफाइड कॉपी है उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कराना है। किसको? कंपनी कराएगी उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स की, ठीक है। जहाँ प्रायर प्रिस्क्राइब्ड ऑफिस था वहाँ का भी, और जहाँ अब वो शिफ्ट कर रहा है उस जगह का भी, एंड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर, ठीक है। फर्दर द रजिस्ट्रार हैज़ टू रजिस्टर द सेम, ठीक है। अब रजिस्ट्रार के पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल गई तो रजिस्ट्रार को उसको रजिस्टर के अंदर सबमिशन करना होगा, उसको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट टू विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड हैज़ टू इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द ऑल्टरेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब जब रजिस्ट्रार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की एप्लीकेशन चली गई, उसके बाद अब जिस नए स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है वहाँ के रजिस्ट्रार आपको क्या करेगा, आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू करेगा। दोबारा सुनिए, द रजिस्टर ऑफ द स्टेट टू विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड, जहाँ पर अब शिफ्ट हुआ है वहाँ का रजिस्ट्रार विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द ऑल्टरेशन, और जो पर्टिकुलर ऑल्टरेशन हुआ है इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का उसको इंडिकेट करते हुए, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑल्टरेशन होता है रजिस्टर्ड क्लॉज का अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 5, 4 एंड 6, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट डज सेक्शन 12 क्लॉज 4 सेज, दैट अ नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। यहाँ ये बोल रहा है कि अब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की सिचुएशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसका आपको नोटिस देना होगा टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज, ठीक है। ये डेज आपको याद रखने क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइम पीरियड अलॉटेड हैं, तो यू डू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, ठीक है।
Further, a company can shift its registered office from one place to another within the same city, town और village. यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सेम सिटी भी शिफ्ट कर सकता है, विद इन द सेम टाउन भी कर सकता है और विद इन द सेम विलेज भी कर सकता है. स्टेट टू स्टेट भी कर सकता है, लेकिन एक शहर के शहर में भी कर सकता है, विद इन द टाउन और विद इन द विलेज भी कर सकता है. ये आपको किस सेक्शन में बता रहे हैं, ये सेक्शन में नहीं, एक जनरल पॉइंट है और ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वी कम्स टू नो दिस. ठीक है. फर्दर सेक्शन 12 clause 6 states that the regional directors are required to confirm the company's application and inform it accordingly within a period of 4 weeks. ठीक है, ये एक नई चीज़ है और ये रीजनल डायरेक्टर के बारे में बात करता है. तो ये सेक्शन आपको याद रखना है, दिस इज सेक्शन 12 clause 6. यहाँ बता रहे हैं कि जो कंपनी का रीजनल डायरेक्टर है उसको भी कंफर्म करना होगा कंपनी का एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. ठीक है, और इन्फॉर्म करना होगा विद इन द 4 weeks. इसका 4 हफ्ते का टाइम पीरियड है. तो रीजनल डायरेक्टर का टाइम पीरियड है 4 weeks, दैट विद इन दैट पीरियड ऑफ 4 weeks ही हैज़ टू अप्रूव द कंपनीज एप्लीकेशन. ठीक है. फर्दर, after getting the confirmation of regional director, company must file a copy of the same within the registrar of the company within 2 months from the date of confirmation together with a copy of altered memorandum. तो जब आपको रीजनल डायरेक्टर की confirmation मिल गई है ऊपर, फिर आप उस कन्फर्मेशन की कॉपी को रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कराओगे विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन. उसके साथ साथ आप अपने ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी पर भी लेकर जाओगे. ये दोनों ही बातें रीजनल डायरेक्टर के बारे में सेक्शन 12 clause 6 कर रहा है. ठीक है. एक चीज़ और है इसमें, दैट द रजिस्ट्रार आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द सेम एंड इन्फॉर्म कंपनी विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. ठीक है. रजिस्ट्रार को 1 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना है और फिर कंपनी को इन्फॉर्म भी करना है कि हमने तुम्हारी जो भी कन्फर्मेशंस थे और जो भी ऑल्टरेशन है उसको हमने रजिस्टर कर लिया है. ठीक है. फर्दर सेक्शन 12 clause 6 states that the registrar's certificate is a conclusive evidence of the fact of alteration and of compliance with the requirements. तो इस स्टेज पे आके इस सेक्शन पर ये बोल रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दिया है वो आपके ऑल्टरेशन का, कि जो आपने अपने रजिस्टर्ड क्लॉज के ऑफिस के क्लॉज के अंदर ऑल्टरेशन किया है उस चीज़ का कंक्लूसिव एविडेंस है रजिस्ट्रार का दिया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. तो दिस इज क्लियर. नाउ वी आर हैविंग अ केस लॉ, ओडिशा केमिकल्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड AIR 1961. तो ये केस रिपीट हुआ. अभी पहले भी इस केस के बारे में बात की गई थी जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि क्रेडिटर्स, डीलर्स और एम्प्लॉयज़ को भी अफेक्ट करता है. यहाँ पे क्या है इस केस का रेफरेंस, दैट इन दिस केस शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सर्टेन कंपनीज टू प्लेसेस आउटसाइड उड़ीसा. इस एक्चुअली केस के बारे में बता रहा है कि इस केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, कुछ सर्टेन कंपनीज थी, वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो थे वो ओडिशा से आउटसाइड शिफ्ट कर रहे थे. ठीक है. तो उस चीज़ को जो स्टेट थी उसने अपोज किया कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे. ग्राउंड्स क्या दिए कि शिफ्ट करने पे जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी. इस तरीके से कुछ ग्राउंड्स पे स्टेट ने उस चीज़ को अपोज किया था व्हेन द कंपनी सर्टेन कंपनीज वर शिफ्टिंग देयर रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड ओडिशा. तो फिर इस चीज़ पर ओडिशा जब केस गया ओडिशा हाई कोर्ट के पास तो देयर दे डिक्लाइंड इट्स कन्फर्मेशन. उन्होंने इस ऑल्टरेशन की कन्फर्मेशन को डिक्लाइन कर दिया था. ठीक है. तो देख सकते हैं आपकी डिक्लाइन भी हो सकती है कन्फर्मेशन. नाउ देयर इज़ वन मोर केस, KG खोसला कंप्रेसर्स लिमिटेड 1997. In this, a company which was taken over by another company was allowed to carry its registered office to the place of registered office of another company. इस केस में क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. there were 2 company, for example there was A company and there was B company. ठीक है. अब एक ये B जो कंपनी है ये इसकी कंपनी टेक ओवर कर रही है. B इसकी कंपनी टेक ओवर कर रही है. ठीक है. ये भी एक कंपनी है और ये भी एक कंपनी है ना. तो अब इसका भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और इसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. तो क्योंकि अब ये बी कंपनी इसकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो वो इस वाली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है जो उसका बी वाली रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पर भी उसको कैरी ऑन कर सकता है. ठीक है. यही बोल रहे हैं कंपनी विच वॉज टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी वॉज अलाउड टू कैरी इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दी अनदर कंपनी. बी कंपनी ए कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अपनी बी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पर ही कैरी ऑन कर सकता है. ठीक है. Now we are having the last case of this lecture. The case is Neelachal Auto Limited
2000 का केस है ये. In this, where a company had one manufacturing unit in Bihar and the other in Maharashtra, and because it had undertaken massive expansion program in Maharashtra, so its desire to carry the registered office to Pune was allowed by the court. इस केस में क्या था कि जो कंपनी थी उसके दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था. एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में थी, ठीक है, वो बिहार में वर्कआउट कर रही थी, और दूसरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी महाराष्ट्र में. और जो महाराष्ट्र में वर्किंग यूनिट थी उसका मैसिव एक्सपेंशन था, ठीक है, वो बहुत ह्यूज लेवल पर काम कर रहा था, ठीक है, उसके काफ़ी ह्यूज डीलिंग्स थी, वर्किंग्स थी. तो अब ऐसे में जो कंपनी थी उसने अपनी एक डिज़ायर क्रिएट की कि हम चाहते हैं कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हम पुणे में कैरी ऑन करें अपनी कंपनी का, ठीक है. तो यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउंस दिया. कोर्ट ने बोला कि यस यू कैन हैव योर रजिस्टर्ड ऑफिस इन पुणे. तो इससे मतलब भले ही यूनिट कहीं और भी थी, पर क्योंकि उस यहाँ पे एक वैलिड रीज़न था कि पुणे इज़ नियर टू महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र की जो यूनिट है इट हैज़ अंडरटेकन द मैसिव एक्सपेंशन प्रोग्राम, सो दस द कोर्ट अलाउड इट टू हैविंग अ कैरी ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस इन पुणे, ठीक है. तो गाइज विद दिस वी आर डन विद द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये क्लॉज क्या होता है, कितने दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार के पास सबमिशन कराओगे, फिर ऑल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में आपको अपना डिसमिस करेगा या अप्रूवल करेगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कितने टाइम में करेगा, ठीक है. फिर देयर इज़ अ रोल ऑफ रीजनल डायरेक्टर भी कंफर्मेशन देता है, फिर आपको उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिशन कराना है. फिर जो जिस जगह पे आपका जहाँ पे आप शिफ्ट हुए हो वहाँ का जो रजिस्ट्रार है वो आपको नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा अलॉन्ग विद इंडिकेटिंग दैट ऑल्टरेशन, है ना. फिर सेक्शन 12 क्लॉज 7 बताता है कि जो सर्टिफिकेट है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है ऑफ द फैक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ योर मेमोरेंडम, है ना. और फिर हमने ये कुछ केसेस देखे. तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. I'll meet you up with the next video with the next legal content. Till then, take care of yourself, keep studying, and if you're new and watching it for the first time, you can subscribe to Law Vita. You will definitely gain something, and if you like the content, you can even give it a like. You can share it with your colleagues, with your friends. This will even help me to reach more and more number of people. And for any doubt, you can write down in the comment section. This was it, everyone. Take care. Have a good day. Bye bye.